आज 6 सितंबर है। हम इसको इसलिए मनाते हैं कि इस तारीख को हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर फुल स्केल अटैक पाकिस्तान पे किया और उनका इरादा पाकिस्तान की कई इलाकों को कब्ज़ा करना और अगर मुमकिन हो तो पाकिस्तान को ख़त्म करना था। अयूब खान साहब जो कि ख़ुद को फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कहलाते थे, वो उस वक़्त पाकिस्तान के सदर थे। कई लोगों ने किताबें लिखी सन 65 की लड़ाई के बारे में और लुब-ए-लुबाब ये है कि गालिबन सन 64 में फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ अयूब खान की सो कॉल्ड विक्ट्री ने एक बहुत ज़्यादा प्रेशर अयूब रजीम पे डाला। एंड इस वक्त एक और प्रॉब्लम भी मौजूद था कि सन 62 में हिंदुस्तान को मगरब की सपोर्ट के साथ, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की सपोर्ट के साथ उसने चीन से छेड़छाड़ करनी शुरू की थी। और पाकिस्तान के लिए जो मसला था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ हलीफ था और अमेरिका का हिंदुस्तान को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना इस काम के लिए पाकिस्तान के लिए परेशान कुन था, चूँकि इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के पीछे कोई बहुत ज़्यादा पावर मौजूद नहीं है। सो अयूब खान ने फील किया कि शायद चीन इस सूरत हाल में कारामद साबित हो और मिस्टर भुट्टो जो उस वक़्त उनके वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने भी फॉर सम रीज़न इसी लाइन पे डाला। कई लोगों का ख्याल था कि अयूब की काबीना में कई लॉबियां थीं, जिसमें एक लॉबी शुएब साहब की थी, एक लॉबी भुट्टो साहब की थी और शुएब साहब चूँकि अमेरिका लॉबी के आदमी थे तो भुट्टो साहब के लिए अब चीन लॉबी एक नेसेसिटी थी। अब सूरत हाल ये थी कि चीन ने हिंदुस्तान को अच्छा नुकसान पहुंचाया और वो इलाके जो कि हिंदुस्तान समझता है कि हमारे हैं और चीन समझता है कि हमारे हैं, जो कि ज़्यादातर वो इलाके हैं जो कि हिस्ट्री में ज़्यादातर कंटेस्ट रहे हैं, नॉट बिटवीन sometimes between India or China, but within China from the central government and the peripheral areas of surrounding the China proper. So बहरहाल अयूब खान की परेशानी जो है महसूस चाइनीज़ ने भी गालबन कर ली और ट्रिप के दौरान अयूब खान के ट्रिप के दौरान उन्होंने बड़ा वेलकम किया, सो मच सो कि एक किताब में लिखा है कि निक्सन साहब ने कहीं विज़िट किया तो ज़िक्र हुआ कि जी बिग वेलकम कहाँ होती है, तो अयूब खान ने शायद कहा कि अगर बिग वेलकम करानी है तो चीन जाओ। सो ये सूरत हाल थी और कहा जाता है कि चाइना के अहम लोगों ने ये का ओपिनियन था कि हम जो कश्मीर में स्ट्रगल अपग्रेड कर रहे हैं, ये स्ट्रगल जो है ये इसमें हिंदुस्तान बाकी मुल्क पे हमला नहीं करेगा। हमारे एक उस वक्त एक रिटायर्ड एयर मार्शल असर खान साहब होते थे जो
ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, फौत हो गए हैं और बड़ी लंबी तवील उम्र पाई। उन्होंने एक किताब माय पॉलिटिकल स्ट्रगल में कुछ दिलचस्प चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने अखबारात में कुछ खबरें ऐसी आ रही थीं कि मुझे परेशानी हुई कि हम लोग कोई कश्मीर का महाज जो है वो खोल के बैठे हैं। तो मैं अयूब से मिला चंद दिन 6 सितंबर से पहले, और उसमें हुआ ये कि अयूब ने इम्प्रेशन दिया कि मुझे फॉरेन ऑफिस ने इम्प्रेशन दिया हुआ है कि इंडिया रेस्ट ऑफ द कंट्री पे हमला नहीं करेगा, और उन्होंने एक चाइनीज़ सीनियर ऑफिशियल का भी हवाला दिया कि उनका भी यही ख्याल है कि नहीं करेगा। इस तरह पाकिस्तान ने सही माने में तैयार ही नहीं था। और एक अहम चीज़ जो कई बार भूल जाती है लोगों को कि नेहरू के मरने के बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस के अंदर एक पावर स्ट्रगल जारी थी बिटवीन द इंदिरा फैक्शन एंड जो दूसरा फैक्शन था जो उस वक़्त हिंदुस्तान के शास्त्री साहब का, लाल बहादुर खान शास्त्री साहब का, जो उस वक़्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। सो शास्त्री साहब वाज अंडर इंटेंस प्रेशर, और पीछे से एक चाइना के अगेंस्ट एक नेहरू की डिफीट भी थी। फिर अब पाकिस्तान जो है वो उसके पास कुछ अरसे से हथियार भी काफ़ी अच्छे थे और चांसेस थे कि एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वो कामयाबी कुछ न कुछ हो जाए और कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कश्मीर में हो जाए जिससे फ़ायदा पहुंच सकता हो। एक मेरे बुज़ुर्ग क्लाइंट थे, वो एक ऐसे जर्नैल के साथ, उन्होंने रिटायर्ड जर्नैल के साथ काम किया हुआ था जो कि किसी ज़माने में कश्मीर में बड़े एक्टिव थे, लेकिन बाद में रावलपिंडी साजिश केस में वो कन्विक्ट भी हुए। समहाउ वो 60s में वो दोबारा उन्हें कोई मुलाजमत वगैरह दी गई अयूब खान के ज़माने में, और ये सीनियर ब्यूरोक्रेट उनके साथ होते थे। और वो कहते होते थे, जो कि ब्यूरोक्रेट भी अब मरहूम है, वो कहते होते थे कि जनरल साहब जो थे वो रावलपिंडी साजिश केस वाले, वो कहते होते थे कि अयूब खान गलती कर रहा है और कश्मीर में इतनी ज़्यादा तादाद में फ़ाइटर्स में प्रॉब्लम हो जाएगा चूँकि इतनी छुपने की जगह नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब शेख अब्दुल्ला को 64 में रहा किया गया तो उस वक़्त भी इस तरह की कुछ अंदरून खाना डिस्कशंस शेख अब्दुल्ला के साथ हुई, और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि देखें इस तरह आप ना करें, लेकिन अगर आपने करना है तो मुझे पहले स्विट्ज़रलैंड जाने दें ताकि मैं कोई बाहर से भी कोई रोल प्ले कर सकूं। बहरहाल ये बात जो है पूरी मुसद्दका नहीं है। 65 की जंग में मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा वलवला पाकिस्तान के लोगों में कभी नहीं देखा, और सारी कौम यकजान दो बेसिकली मुकम्मल थी। इट वाज यूनाइटेड बिहाइंड द आर्मी, और चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हैं, और लोग जो हैं वो डोनेशंस इकट्ठी करते रहे और सिपाहियों को खुराकें भेजनी और इस तरह का सिलसिला करना। और उसकी एक वजह ये भी थी कि उस ज़माने में अब भी मेजॉरिटी जनरेशन जो थी वो थी जो कि या हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आई, या उन्होंने यहाँ से पूरा बल्वे हिंदू मुस्लिम फसादात उन्होंने देखे हुए थे, और उन्हें पता था कि ये ग़ुलामी और आज़ादी की जंग है और ये बहुत बड़ा रिवर्सल हो जाएगा। सो वो सारे के सारे जो थे, सारी मुल्क जो था वो एक था। हालांकि अयूब खान साहब को बाय दैट टाइम इतनी पॉपुलैरिटी या सपोर्ट नहीं थी, लेकिन बहरहाल सारे यूनाइटेड थे।
और अयूब खान साहब ने भी फिर सब अपोजिशन रहनुमाओं को भी बुलाने की कोशिश की और किया, और टू गेट ए कंसेंसस ऑन द इशू। अब ये कहना कि क्या अयूब साहब ने फातिमा जिन्ना की सूरत हाल से वहाँ जो क्रिटिसिज्म है उससे डाइवर्ट करने के लिए नया महाज खोला या ना खोला, या मिलिट्री नेसेसिटी पैदा हो गई, या चाइना ने मिसगाइड किया और उसका चाइना को लॉन्ग टर्म 30-40 साल फर्दर फ़ायदा हुआ, चूँकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिर उसके बाद गुत्थम गुत्था ही रहे और कोई इंडिया चीन को तंग करने के काबिल ना रहा। ये तो खैर फ़र्ज़ी बातें हैं, हमें इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है। रिटायर्ड एयर मार्शल असद खान अपनी बुक में एक और दिलचस्प चीज़ कहते हैं कि मुझे चाइना इस बेसिस पे भेजा गया, इस हदायत के साथ भेजा गया कि बात की जाए चीन के लीडरों की सपोर्ट के लिए, और उसमें ये चीज़ का ख्याल रखा जाए कि चाइना ने कहा हमें कुछ जहाज़ चाहिए। तो असद खान लिखता है कि मैं थोड़ा सा साथ जो हदायत दी गई थी वो जो हैरान कुन थी कि ये जहाज़ जो हैं ये पैक्ट जो हैं इनको पहुंचाना है इंडोनेशिया में और वहाँ से हम ले लेंगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप पैक्ट जहाज़ क्यों हैं, चूँकि चीनियों ने कहा कि हम तो कल परसों तक जो है पहुंचा देंगे आपकी एयर बेसिस पे, तो आप इंडोनेशिया क्यों भेज रहे हैं। तो बहरहाल उनका ख्याल था कि अयूब खान अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई के बारे में अल्ताफ़ गौहर साहब, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे और लेट अयूब पीरियड में वन ऑफ द 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स में से शामिल थे और हाल बने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, और मैंने बचपन में उनको देखा भी हुआ है। तो उन्होंने अपनी किताब फील्ड मार्शल अयूब खान के बारे में जो है उसमें 65 की जंग और इससे पहले के जो महरक़ात और जो चीज़ें हैं उनको बड़ी डिटेल्ड तरीके से कोई 100 पेज है जिसमें सारा तज्ज़िया करने की कोशिश उन्होंने की हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये किताब जो है हर आदमी जो पाक चीन रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना चाहता है या खित्ते के रिलेशन को अंडरस्टैंड करना चाहता है वो इस किताब को ज़रूर पढ़े। उसमें और भी कुछ बातें हैं जो कि पूरी मुसद्दिका नहीं है। मसलन हमारा तुर्की और ईरान से RCD रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो उस ज़माने में तीनों मुल्क अमेरिका के तफैली कह लें या एलाई कह लें या ट्रीटीज़ थी, सियाटो सेंटो इस तरह की ट्रीटीज़ थी। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमें बड़ी भरपूर ईरान हमायत करेगा और बहुत भरपूर हमें टर्की से भी पार्ट्स मिल जाएंगे और एवरीथिंग। लेकिन ये चीज़ भी अल्ताफ़ गौहर साहब ने बुक में लिखी कि जो हम मदद एक्सपेक्ट कर रहे थे ना हमें ईरान से मिली ना हमें टर्की से मिली, और बल्कि जो स्पेयर पार्ट्स भी दिए गए वो बहुत इंतहाई महंगे दिए गए, और इस तरह की बड़ी डिटेल्स जो हैं वो उसमें मौजूद है। बहरहाल 65 की जंग में एक और चीज़ जो लिखी जाती है कि चूँकि ये जंग जो थी ये पाकिस्तान जो था कम से कम कश्मीर की हद तक पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई थी, और इससे पीछे भी उससे पहले एक और चपकलिश की लड़ाई थी जो कि रन ऑफ कच्छ के नाम से मशहूर है, जो कि एक डेजर्ट एरिया इधर है सिंध में इंडिया बॉर्डर। और रन ऑफ कच्छ में इसी तरह एयर मार्शल असद खान जो चंद महीने पहले टू दिस वॉर जो सूरत हाल थी, तो रन ऑफ कच्छ में सूरत हाल ये थी कि असद खान साहब फरमाते हैं मुझे तो नहीं पता असद खान
किस से ताल्लुक़ रखते थे। ऑल्दो मैं ज़ाती तौर पे एक दो बार उनसे बड़ी बूढ़ी एज में उनसे मुलाकात हुई, और बाय दैट टाइम ही वाज नॉट रियली फिट इनफ टू डिस्कस एनीथिंग। तो बहरहाल वो अपनी किताबों में बड़ी, इनकी किताबें जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड किताबें हैं, डायरी फॉर्म में भी हैं और भी गलबन हैं। तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो बहरहाल उन्होंने रन ऑफ कच्छ में ज़िक्र किया कि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो मैंने हिंदुस्तान के आर्मी चीफ से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि मैं जानता था पार्टीशन से पहले, कि क्या हम अपने इंतहाई कीमती जहाज़ जो हैं ये रन ऑफ कच्छ के सहरा के लिए इस्तेमाल करें लड़ाई के लिए, और काफ़ी नुकसान होगा। और उसने भी एग्री किया कि हम नहीं करेंगे। और असर खान साहब का क्लेम है कि एयरफोर्स ना इस्तेमाल करने की वजह से, जो कि हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा आसान थी बनिस्बत पाकिस्तान के, तो रन ऑफ कच्छ में हमारा सूरत हाल अच्छी रही। मेरे एक जानने वाले, जिन्हें अब फौत हुए भी 30 साल से गालबन ज़्यादा हो चुका है, इससे भी ज़्यादा, वो पाकिस्तान के एक बड़े कलीदी ओहदे पे मौजूद थे, और रन ऑफ कच्छ की क्लोजिंग जो इसकी डिमार्केशन और इसका थे, उसमें वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे। तो वो कहते हैं कि इवन रन ऑफ कच्छ के इशू में भी पाकिस्तान की टीमें जो थीं वो बहुत ज़्यादा पहले कंसीड कर चुकी थीं, जितना कंसीड उन्हें नहीं करना चाहिए था। बहरहाल हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि 65 वॉर में, फिर हम उस ज़माने में हम स्कूलों में पढ़ते थे, तो ज़ाहिर है 65 वॉर जो थी ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में शामिल हो गई। तो ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं किताब, छठी जमात की किताबों में ये ज़िक्र होता था कि हिंदुस्तान, हमारे कोई 28 जहाज़ ज़ाया हुए, उनके 114 जहाज़ ज़ाया हुए, उन्होंने कोई 300 के 400 कोई इस तरह का स्क्वायर माइल एरिया हमारा ऑक्यूपाई किया, हमने 1200 स्क्वायर माइल उनका किया। और इस तरह की चीज़ें जो थीं, ये जंग जो है ये हम जीत गए हैं एंड सो ऑन। लेकिन ये है कि अल्ताफ़ गौहर साहब की जो बुक है उसमें ज़िक्र ये है कि व्हाट वाज हैपनिंग इज़ कि मेन जो प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि हमारे जो बड़े एडवांस टैंक्स थे, जो कि कश्मीर महाज में उन्होंने एक ख़ास स्ट्रेटजी के तहत हिंदुस्तान की फ़ौज के लिंक्स जो हैं कश्मीर, उसे रोकना था और बेबस कर देना था हिंदुस्तान को, उन्हें दो किस्म के प्रॉब्लम हुए। पहला प्रॉब्लम उन्हें ये हुआ कि जो नक्शाजात थे उनमें कुछ वाटर रिसोर्स जो थे उनकी सही इवैल्यूएशन जो थी वो नक्शाजात में मौजूद नहीं थी, और हिंदुस्तान वालों ने उस इलाके को पानी में भगोया, इनंडेट किया, चूँकि वहाँ पानी की कैपेसिटी ज़्यादा थी, हमारे लोगों को इतना कि नक्शा में पता नहीं था। इन अदर वर्ड्स के टैंकों की जो टेरन था वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। सेकंड जो उसका मसला ये हुआ, कहते ये हैं कि समहाउ डिटेलों में न गए, और एम्यूनिशन जो था उसमें सही आर्म्स पीर्सिंग किस्म के गोले नहीं थे, बल्कि कोई बर्स्टिंग किस्म के गोले थे। ये तो फौजी ही बेहतर जानते होंगे, जो कि सही हिट नहीं कर सकते थे। गो अलहदा है, अलहदा बात यह है कि कुछ लोगों का ख्याल था कि चूँकि जो टैंक्स थे हमारे पास वो बड़े एडवांस टैंक्स थे, वो एक पढ़ा लिखा आदमी उसको रिक्वायर्ड था, कम से कम मैट्रिक या इस तरह का, जो कि उसे ऑपरेट कर सके। जबकि उस ज़माने में फ़ौज में भर्ती की शर्त गालबन 5वीं जमात या कोई इस तरह की, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई इस तरह की सिपाही लेवल और इस किस्म के लेवल्स की थी। एजुकेशनल लेवल सफिशेंट नहीं था टू ड्राइव दैट। और कहते ये हैं कि जो इनिशियल ड्राइव टैंकों की जो हमसे ना हो सकी, जो हम अचीव ना कर सके, उसमें विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज़ ऑफ द वॉर एक क्लियर हो गया जो मेन पर्पस हमारा वॉर का था
कि हमने कश्मीर में वो करना था, तो वो बॉग डाउन होने की वजह से क्लियर कट हो गया कि वॉर जो है वो इतनी यूज़फुल नहीं है। एंड एज द डेज वेंट बाय, कमांडर्स ने जब रिपोर्ट किया कि बड़ा हैवी लॉसेस इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, जो कि ज़ाहिर हम खुद नहीं बनाते थे, दूसरों से लेने थे, तो उसकी वजह से अयूब खान ने फील किया तो ये प्रॉब्लम है। सो अयूब खान साहब जो हैं वो रात के वक्त विदाउट टेलिंग एनीबडी वो चाइना की ट्रिप पे गए। अल्ताफ़ गौहर साहब की कुक ये भी बड़ी दिलचस्प बात बताती है कि चाइना की ट्रिप में मुलाकात उनकी उस ज़माने में हुई विद द टू बिग चाइनीज़ लीडर्स, और उसमें अयूब खान साहब जो थे उन्हें बार बार चाइनीज़ ज़िक्र करना शुरू हो गए अपनी लॉन्ग मार्च का कि जी हम पीपल स्ट्रगल एंड सो ऑन समथिंग। तो अयूब खान ने फील किया कि चाइनीज़ और हम जो हैं ये एक वेव लेंथ पे नहीं हैं, और वो एक लंबी वॉर जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हम करें, जबकि इधर ये मसला था कि हमारा असला ख़त्म हो रहा था और डर था कि हमारे कोई मेजर शहर वगैरह हिंदुस्तान जो है वो ना ले ले इससे फ़ायदा उठाते हुए। सो अयूब खान जब वापस आए तो अयूब खान ने चुप करके तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ़ौजी लिबास के बजाय उसने सूट पहना और उसने कहा कि प्रेसिडेंट जॉनसन को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, यानी सीज़ फायर करानी चाहिए, और ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो गई। बहरहाल सीज़ फायर हो गई। मेरे एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार उस ज़माने में वो कर्नल लेवल पे वो लड़े थे, और एक दिन किसी ने मेरी मरहूम वालदा ने पूछा कि भाईजान हमने क्यों उनकी सीज़ फायर मानी, हम तो जीत रहे थे। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि असला जो है वो ख़त्म हो रहा था, और जिसकी वजह से ट्रुप्स के मोराल जो है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का डर था। सो मैंने ये ज़िक्र इसलिए किया है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि लॉजिस्टिक्स के ना होने की वजह से, गोला बारूद होने की ना वजह से, और सही प्लानिंग होने की ना वजह से, इट इज़ नॉट जस्ट 65 वॉर में सीज़ फायर करनी पड़ी। हमें कारगिल में भी प्रॉब्लम हुआ, हमें ईस्ट पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन्होंने कमज़ोरी दिखाई हो। कमज़ोरी जो है वो शुजाअत की नहीं थी, कमज़ोरी हमेशा बैड लॉजिस्टिक्स, बैड अरेंजमेंट्स की हमेशा रही है, टेक्नोलॉजिकली और लॉजिस्टिकली। फूड्स नहीं, फलां नहीं, ये नहीं, वो नहीं। कारगिल में भी यही प्रॉब्लम हुआ। तो बहरहाल हमारे लोग जो हैं बड़े जोश से लड़े। हमें कोई हैरानगी नहीं कि अयूब खान साहब ने जब 1966 में यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया तो उन्हें बड़ी पजीराई वहाँ यूके में हुई, और अगर आप उनकी फ़िल्में देखें तो आपको एहसास होगा कि जो क्वीन के हस्बैंड हैं, जो कि ख़ुद एक मिलिट्री बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे सम एक्सटेंट, वो काफ़ी अयूब खान को पजीराई दे रहे हैं। और वन ऑफ द रीज़न्स इज़ कि बेसिकली पाकिस्तान एक छोटा मुल्क था, और एक छोटा मुल्क ने एक बड़े मुल्क को नहीं ऑक्यूपाई करने दिया। ज़ाहिर है उसमें हमारे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जैसे लोग, ब्रिगेडियर शामी जैसे लोग, जिन्होंने शुजाअत दिखाई लाहौर के फ्रंट में, जो कि हमारा एक सबसे उनका थ्रस्ट इसी तरफ था, ज़ाहिर है कि वो इसमें उनका बड़ा है। और फिर बाद में मेजर अजीज़ भट्टी का ही एक करीबी जो है वो हमारे जनरल राहिल शरीफ आए, जिन्होंने ये वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में एक काफ़ी प्रोमिनेंट जंग उन्होंने लड़ी, कामयाबी से लड़ी। सो ये है सूरत हाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि 65 की जंग के बाद क्या मसाइल फर्दर पैदा हुए। एक मसला जो बाद में पैदा हुआ वो था इकनॉमिक की जो ग्रोथ थी वो थोड़ी हो गई। ज़ाहिर है जंग के बड़े एक्सपेंसेस थे,
पाकिस्तान के ऊपर असले की सैंक्शंस लगी, असला के जो स्पेयर पार्ट्स अमेरिका के थे वो अब हमें ईरान के थ्रू लेने पड़ते थे, और ये सिलसिला बड़े साल जारी रहा। हमारे ऊपर स्पेयर पार्ट्स के प्रॉब्लम रहे, और ये तो मिड 70s तक ये सूरत हाल ये रही, जब तक अमेरिका को हमारी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ गई। और दूसरा जो इसका नतीजा जो हुआ वो ये हुआ कि अयूब खान की रिजीम को अब बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना पड़ा, डिकेड ऑफ प्रोग्रेस और इस तरह की और चीज़ों के लिए मुकाबला करना पड़ा। और फिर अयूब खान साहब की हेल्थ जो है वो भी काफ़ी डाउन हो गई, और काफ़ी महीनों तक वो बुनियादी तौर पे ही वॉज एसेंशली आउट ऑफ द सिस्टम, और वो सुना है फिज़िकली भी बड़े कमज़ोर हो गए और सो ऑन। एक चीज़ मैं जो बताऊं, उस ज़माने में मैं अपनी याददाश्त से बताता हूं कि उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि हुक्मरान हर वक्त मोटरकेडों के पीछे छुपे हुए हैं, बल्कि जनरली स्पीकिंग अयूब खान अक्सर मरी रोड पे जा रहे होते थे। कोई 4-5 सफ़ेद रंग के मोटरसाइकिल साइड पे होते थे, एक आध कार आगे एक आध पीछे, और बल्कि कोई बाहर का डिग्नेटरी आता तो अखबार में आ जाता था कि ये फ़लाँ टाइम पे ये मरी रोड से गुज़रेंगे, अवाम जो है वो तालियां बजाए। तो हमने ख़ुद उस ज़माने में ज़ाहिर शाह, शाह ईरान, जॉर्डन के बादशाह, इनके ट्रिप्स की बाकायदा हम साइड पे बैठ के तालियां बजाते थे। तो ये एक अवामी कल्चर था। लेकिन जब अयूब साहब का आखिरी दौर 69 के करीब करीब आया, तो फिर एक जलसे में अयूब खान के ऊपर एक कातलाना हमला की कोशिश की गई, पिस्टल शॉट की गई, जो कि नाकामयाब हो सकी। अयूब खान साहब की क्या जो रोल है इन पाकिस्तान की तारीख़ में, वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप लियाकत अली खान साहब की सवाने उमरी पढ़ें, जो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद की लिखी हुई है, तो एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, और वो चीज़ ये दिलचस्प है कि लियाकत अली खान साहब जो थे वो पाकिस्तान को, कॉमनवेल्थ में तो पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान को वो बुनियादी तौर पे किसी मुल्क का तुफैली नहीं बनाना चाहते थे। he did not want Pakistan to become a monkey of somebody or agent of somebody। और जब तक लियाकत अली खान साहब कत्ल नहीं किए गए शहीद मिल्लत, उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो सही मानों में वेस्टर्न जो है उसमें पूरा शामिल नहीं हुआ। ये अलग बात है कि अक्सर कहा जाता है कि लियाकत अली खान साहब ने अमेरिका का दौरा किया, और रशिया और अमेरिका में से ज़ाहिर है कि उन्होंने अमेरिका को चुना और इस तरह की बातें हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस वक़्त इस इलाके में 3 पावर्स थीं, 2 नहीं थीं। इट वाज नॉट जस्ट रशिया एंड अमेरिका। उस वक़्त यूके भी एक पावर थी, और ये नहीं चाहते थे लियाकत अली खान कि वो बहुत ज़्यादा यूके के भी तुफैली बने। और ये सारी जो बाद में जो हम अमेरिका के साथ बड़े करीब हुए और इस तरह का सिलसिला हुआ, ये ज़्यादातर सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान और इस तरह के जब लोग ऊपर आए तो उस वक्त ये हुआ। तो बहरहाल जो भी है, अयूब खान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को डिवेलप करने में और उसको एक फाइटिंग फोर्स बनाने में, असला इकट्ठा करने में, उसमें अयूब खान का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। और कुछ फाइल्स जो अमेरिका रिलीज़ करता है बड़े सालों बाद, तो उसमें इवन एक जगह पे ये है कि 1954-55 के करीब अमेरिकन के एक ओहदेदार को अयूब खान कह रहा है कि आई विल नॉट लेट द कंट्री गो टू डॉग्स। इन अदर वर्ड्स कि ही वॉज ऑलरेडी फीलिंग कि ये जो है अगर इस तरह सूरत हाल रही तो ही वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग ओवर।
तो इट वाज एज अर्ली एज 54-55 के करीब करीब है, और इसकी बाकायदा वो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह मौजूद है। सो अब हुआ क्या, एक और प्रॉब्लम जो 65 की वॉर के बाद जो हुआ वो ये था कि अब एक प्रॉपर सीज़ फायर के लिए कहते हैं कि अमेरिका की शीर बार भी हासिल थी कि इसका मुआहदा जो है वो ताशकंद में हुआ, रशिया की बातें हो रही थी। रूस जो था ये पाकिस्तान, हमारा रूस के साथ रिलेशनशिप जो है वो बड़ा दिलचस्प हमेशा रहा है, और ये जो एक ताशकंद में होना है पीस टॉक का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये एक बड़ी ही दिलचस्प किस्म की हिस्टोरिकल चीज़ है। इसमें जो इशू है वो ये है कि जाहिर है कि जब यूएसए ने बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ पींगें बढ़ा रही तो अयूब साहब भी इधर उधर देखना शुरू हो गए, तो रशिया जो है उसने भी महसूस किया कि उस वक़्त अभी वो पूरे तरीके से हिंदुस्तान के साथ इतना था लेकिन इतना वो डीपली नहीं था, तो वो बहरहाल उनका ये करवाया। तो कहते हैं कि भुट्टो ने कोशिश की कि किसी तरीके से ताशकंद का मुआहदा ना हो। अब चूँकि अयूब खान भी उधर जा चुके थे और रशियंस जो थे वो ज़ाहिर है उनकी प्रेस्टीज के वो एक पीस एग्रीमेंट करवा रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया, पाकिस्तान को भी बुलाया, तो वो नाकामी के लिए तो नहीं बुलाया। तो रशियंस जो थे वो थोड़े से नाराज़ हुए उन्होंने शिकायत की भुट्टो की अयूब से कि ये पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहा है और ये नहीं चाहता कि ताशकंद का मुआहदा हो। ताशकंद के मुआहदे के बाद पाकिस्तान और रशिया की कुछ इकनॉमिक कोलैबोरेशन भी रही और कुछ हथियार भी गालबन छोटे मोटे कोई मिसाइल या व्हाटएवर पाकिस्तान को रूस से मिले, टिल द टाइम कि अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो गया। 65 की वॉर का जो हमारे ऊपर असर हुआ, हमने यूनाइटेड हो के फ़ौज ने दिलेरी से मुकाबला किया और हम मतलब है कि ऑल्दो हम बराबर हुआ लेकिन असूली तौर पे हम जीत गए इन द सेंस कि वो हमसे बड़े थे और वो नहीं हमें हरा सके। और this was impressed upon the entire world. Everybody observed that how strong is India, and still it couldn't win this Pakistan, which is 1/4 of the size of India. तो बहरहाल उससे एक और मसला पैदा हो गया। मसला ये पैदा हो गया कि हमारी फ़ौज जो थी वो ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान में थी, ईस्ट पाकिस्तान में नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान was surrounded by the Indians. एक चीज़ मैं जो अर्ज़ करूं कि चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात जो हैं, कहा अक्सर जाता है कि भुट्टो साहब उसके आर्किटेक्ट हैं, ये गालबन दुरुस्त नहीं है। चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात की जो बुनियाद ओरिजिनल मुहर्रिक थे वो मेरे नज़दीक लियाकत अली ख़ान और उसके बाद के बंगाली रहनुमा थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी बनते थे बारी बारी। अयूब खान से पहले जनरली स्पीकिंग एक तरह का सिस्टम सा था, होता ये था कि पाकिस्तान में बंगाल के लोग और वेस्ट पाकिस्तान के लोग तकरीबन बारी बारी प्राइम मिनिस्टर बनते थे और बंगाली इस अरेंजमेंट पे काफ़ी खुश थे इन द सेंस कि उन्हें पाकिस्तान चूँकि इंडिया से सराउंडेड था कि पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी है और दूसरा ये है कि हमारे 2-3 वज़रा जाके फिर फेडरल गवर्नमेंट में उधर जाते भी हैं और वेस्ट पाकिस्तान एक हद से ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान की सियासत में जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें एक हद से ज़्यादा मुस्लिम लीग के राउट होने के बाद कोई इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था एंड दे कुड एंजॉय देयर ओन पॉलिटिक्स। एट द सेम टाइम they would send politicians to become ministers in the central government in West Pakistan and they felt that they are strong.
अब हुआ ये कि 65 की वॉर में उन्होंने देखा बंगालियों ने कि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया है और चाइना की हेल्प लेनी पड़ी है पाकिस्तान को। और भुट्टो साहब जाके ईस्ट पाकिस्तान असेंबली में कहना शुरू हो गया कि जी चाइना ने प्रोटेक्ट किया है ईस्ट पाकिस्तान को, खुल्लम खुल्ला किया। और उन्होंने पसंद ना किया कि व्हाट ही इज़ एक्चुअली सेइंग इज़ कि वेस्ट पाकिस्तान जो है दैट इज़ नॉट ए वेरी प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द बंगालीज। एक और जो इसमें प्रॉब्लम हुआ कि अयूब खान का चाइना के साथ क्लोज होने की वजह से एक मसला और भी हो गया। मसला ये हुआ कि पाकिस्तान थे दो, और ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो साउथ ईस्ट एशिया के ज़्यादा करीब है, और उस वक़्त वियतनाम जंग भी जारी थी जिसमें चीन एक इम्पॉर्टेंट एडवर्सरी था अमेरिका का, उसके ख़िलाफ़ था। और पाकिस्तान अगर चाइना की लॉबी में शामिल होता है तो अमेरिका तो इसे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एक ऑलरेडी वो जंग उधर कर रहे हैं और आप भी उन्हीं की लॉबी में जा रहे हैं। तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं है कि कई लोगों का उस वक्त भी ख्याल था कि अवामी लीग और इस तरह की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसमें अमेरिका की भी अशीर बार हासिल थी। ये चीज़ कोई सही माने में साबित शुदा नहीं है, लेकिन ऐसी अफवाहें मौजूद हैं कि कहा जाता है कि किसिंजर साहब जो हैं वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि सन 71 की जंग में चाइना पाकिस्तान का साथ देगा और रशिया उनका साथ देगा, और इस चक्कर में जो कन्फ्यूजन होगा या कोई लड़ाई चाइना और रशिया में भी टेंशन शुरू हो जाए तो हम चीन को का या किसी मुल्क को और मज़ीद नुकसान भी किसी और तरीके से पहुंचा देंगे। यानी कि they were looking at some alternative ways of solve their Vietnam issue through the creation of the East Pakistan issue. ये एक अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन ये साबित शुदा कत्ल नहीं है। और उन दिनों बाद में अयूब साहब जब चले गए तो वो उनका जाना भी जो है उसका भी ताल्लुक़ उनकी बुरी सेहत से भी और ईस्ट पाकिस्तान कि वेस्ट पाकिस्तान ये कि जो जंग 65 की है इसके बाद के जो असरात हैं उनका भी इससे है। और अयूब खान साहब ने पहले ही कोई साल डेढ़ दो पहले बता दिया था कि मैंने 69 का इलेक्शन जो है नहीं लड़ना। रशियंस ने ताशकंद का जब इशू है और उसमें तो रशियंस ने कहा कि आप हमारी जो बेस है जो कि ये पेशावर के पास थी अमेरिकन बेस, इसके बारे में क्या है। तो अयूब खान ने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बेस की लीज़ 1969 के बाद मैं फ़र्दर नहीं दूंगा, जिस पे रशियन जो थे वो सेटिस्फाई हो गए कि हम जो है न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं। 65 की जंग जो है ये हमारे नज़दीक हमारे फ़ौज की परफॉर्मेंस की एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है। ये अलग बात है कि कश्मीर और उसमें चूँकि और इस वाक़े के बाद फिर पाकिस्तान आर्मी ने अपने इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं वो इम्प्रूव किए हिंदुस्तान के ऊपर, कहते हैं, ताकि इन्हें पता चले कि पहले ही पता चल जाए कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और उस तरह का सरप्राइज़ ना हो। अब सूरत हाल ये है कि जनरल मूसा ख़ान जो आर्मी चीफ थे उनका क्या रोल था, कितने वो इफ़ेक्टिव थे या बाकी लोग कितने थे, बहरहाल वो अलग बातें हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि सारा मुल्क जो है वो इकट्ठा होकर लड़ा। बाद में अयूब साहब ने विज़िट किया अमेरिका, तो भुट्टो भी साथ जॉनसन को मिलने के लिए अंदर जाने वाला था। और स्टैनले वॉलपर्ट अपनी किताब में लिखता है कि भुट्टो का दिल था मैं भी अंदर जॉनसन से अयूब की मुलाकात के साथ हूँ, तो अयूब ने विद ए स्टर्न फिंगर उसे बाहर बैठने के लिए कहा। और जब 40 मिनट या 45 या जो भी वक्त था उसके बाद जब वो बाहर की तरफ आए तो जॉनसन बड़े अच्छे तरीके से भुट्टो से मिला और कहा
कोई ज़िक्र इस तरह का किया कि ही हैज़ ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, जिससे अयूब को भुट्टो को समझ आ गई कि अगर फ्यूचर अच्छा है तो फिर प्रेजेंट डाउन होने वाला है। तो बहरहाल अयूब ने कुछ इंडिकेट कर दिया कि मैं भुट्टो को फ़ारग कर रहा हूँ, लेकिन कहते ये हैं कि उसे फ़ारग करने से पहले बहुत ज़्यादा पहले ही बता दिया, तो उस वजह से एक प्रॉब्लम है। तो बहरहाल एनीवे जो भी कुछ हुआ, 65 की वॉर हमारे अंदर बड़ी मेमोरीज़ क्रिएट करती है। ये मुल्क की अख़ुवत की एक बहुत बड़ी निशानी है, और हमारी ज़िंदगी में हमने इस मुल्क में 2 मौक़ों पे सबसे ज़्यादा अख़ुवत देखी है। एक 65 की जंग में, एक जब कश्मीर में अर्थक्वेक हुआ और सारे मुल्क ने मिल के उसकी हेल्प की। तो उम्मीद है कि आइंदा भी एक नेशनल यूनिटी की सेंस होगी। आई एम सॉरी कि मैं सियासी चीज़ों में चला गया, लेकिन मेरा ज़ाती ये व्यू है कि पाकिस्तान को आंखें खोल के रखनी चाहिए और में बिला वजह किसी को दुश्मन या दोस्त डिक्लेयर न करें, और उनके अमाल जो हैं बड़े गौर से देखें, उनकी रिकॉर्ड बड़े गौर से देखें। हमारे कई ब्यूरोक्रेट्स ने बड़ी बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं जिसमें इन सुपर पावर्स का कॉन्डक्ट बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेन हुआ पड़ा है, और मैं समझता हूँ कि ये बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ और ये पढ़नी चाहिए, ताकि हमारी फ़ौज, हमारे दूसरे लोग दोबारा ना बेवकूफ़ी करें और धोखा खाएं बाय दी अदर पीपल। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक सेल्फ रिलायंस इन दिस वर्ल्ड। और आप अपने साइंसदानों को, अपने टेक्नोक्रेट्स को ऊपर रखें ताकि वो कोई आपको चीज़ बनाएं, अपने बिजनेसमैनों को खुश रखें ताकि वो मुल्क के लिए आमदनी करें। कोई भी जंग बग़ैर पैसे के नहीं हो सकती, कोई जंग दुनिया में बग़ैर टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकती। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उस्मानिया सल्तनत की क़ुव्वत जो थी उसका एक बेसिक एलिमेंट जो था, दैट वाज द बिग गन्स, तोपें, बड़ी तोपें। और मुसलमानों की हुकूमत जो थी, मुग़लों की जो हुकूमत थी ख़ास तौर पे बाबर के बाद, वो भी बुनियादी तौर पे बिग गन्स की टेक्नोलॉजी पे बेस थी कि वो हिंदुस्तान के लोकल लोगों को हरा देते थे। और टीपू सुल्तान की प्री एमिनेंस भी, उसके पास भी कोई छोटे मोटे कोई 24,000 आर्टिलरी आइटम्स थे, और वो स्पेशली बैम्बू रॉकेट्स जो हैं उनके मौजदों में से था, जिसे बैम्बू मिज़ाइल आप कहते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ये बैम्बू मिज़ाइल्स जो कि सेरिंगापटम की सीज के बाद और उनकी हार के बाद, ये मिज़ाइल्स जो हैं ये नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट 14 साल बाद भी इस्तेमाल हुए, अंग्रेज़ों ने किए। तो बहरहाल जंग में असला भी अहम है और जंग में हर शय अहम है। अब जब पाकिस्तान के आसपास मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात मंडला रहे हैं, तो मैंने महसूस किया कि कुछ 6 सितंबर जो है उसको भी याद रखा जाए। सुनने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।